रही हैं, टिटबिट्स में ही सही लेकिन चल रही हैं, जो किसी भी दिन तेज होती हुई दिखाई देंगी। प्रेम कुमार जी, दक्षिण उत्तर ईवीएम सब कुछ है कि ड्राइवरों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन सामने है। 13 फरवरी को किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया, आज उन्होंने भी अपना रोड मैप सामने रख दिया है, तो बहुत कुछ है। और इन सब के बीच 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जनता चुनाव लड़ती है। हम अक्सर बोलते हैं बातचीत में कि मोदी को कौन टक्कर देगा, तो मोदी को टक्कर फला देंगे, कोई चेहरा नहीं है, चेहरा है, तमाम तरह की बातें बोलते हैं। लेकिन मोदी को टक्कर कोई नेता, कोई चेहरा नहीं देता है, या मोदी स्वयं कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अचानक से ताकतवर हो गए हैं। मोदी की ताकत संसदीय लोकतंत्र में प्रजातंत्र तांत्रिक तरीके से उनको मिला हुआ मत है, वही उनकी ताकत है। और उनको उनकी ताकत कम करने के लिए भी संसदीय प्रणाली के तहत लोकतांत्रिक तरीका ही है, और इसके लिए जनता ही उनको जवाब देगी। इसीलिए बहुत सारे लोग आशा और निराशा के बीच झूठते हैं कि विपक्ष यहाँ कमजोर है, वहाँ कमजोर है। वे आप उदाहरण रखिए, तेलंगाना में कांग्रेस कहाँ थी? तेलंगाना में कांग्रेस की गिनती नहीं थी, तीसरे नंबर की पार्टी थी। लेकिन जनता ने उनको इतना सशक्त बनाया कि बीआरएस जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टी, जिसके बारे में कांग्रेस के लोग भी यकीन नहीं करते थे कि उनको हटाया जा सकता है, लेकिन जनता ने हटा दिया ना। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस तो माध्यम बनी, जनता ने हटा दिया। तो उसी तरीके से देश भर में जो जन विरोधी कार्य के खिलाफ आक्रोश है। अब आपने जिक्र किया उस आंदोलन का, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ड्राइवर आंदोलन की, तो ये जनता सड़क पर उतरी ना। कानून तो पास हो गया, विपक्ष तो कुछ नहीं कर पाया सदन में, चाहे किसी भी परिस्थिति में प्रतिरोध भी दर्ज नहीं हुआ, चूंकि 150 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। तो क्या विरोध नहीं होगा संसद में? अगर आप विरोध नहीं करने देंगे विपक्ष को, तो देखिए सड़क पर विरोध होगा। और सड़क पर विरोध इतना प्रभावशाली हुआ कि वो कानून बदलेंगे, इसकी घोषणा तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भाव वही है कि कानून बदलना ही पड़ेगा। तो इसको कहते हैं जनता की ताकत। तो इसी तरीके से ईवीएम को लेकर के राजनीतिक पार्टियां बोलने में परहेज करती हैं, दिक्कत होती है। उसके व्यवहारिक कारण भी हैं। एक तो सीधे कह दिया जाता है कि तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, तो ईवीएम का क्या हुआ? भाई आम आदमी पार्टी जीत जाती दिल्ली में, तो ईवीएम का क्या होता है, वगैरह वगैरह दूसरे तरीके से। तो इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ईवीएम से धांधली नहीं हो रही है? ईवीएम में जो डाउट्स क्रिएट हुए हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो जो हम दिखा रहे हैं, नागरिक समुदाय दिखा रहा है, क्या वो गलत हो गया? वो जब ईवीएम डाउटफुल है, यह साबित हो चुका है। अब इसको चुनाव आयोग को मानना है और सुप्रीम कोर्ट को मानना है कि हाँ है, और सरकार को मानना है कि हाँ ये डाउटफुल है। कब मानते हैं, कैसे मानते हैं, ये वक्त की बात है। और इसको अगर किसी राजनीतिक शक्ति के प्रभाव में चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, तो चुनाव आयोग को मनवाने के लिए नागरिक समाज उतर रहा है। ये जब मजबूत होगी, मानना पड़ेगा कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम को अदला बदली किया जा सकता है, ईवीएम से एक वोट इसको डालो, वोट उसको जाएगा, इसका मैनिपुलेटिंग मोबाइल के जरिए भी किया जा सकता है, उसके प्रोसेसर में भी चेंज किया जा सकता है। सारी चीजें अब आईने की तरह साफ हैं। पढ़े लिखे लोग, टेक्निकल लोग साबित कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो ये आंदोलन अब जनता का आंदोलन बन गया है। हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल अगर ईवीएम पर चुप रहते हैं अपनी विवशताओं के कारण, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईवीएम पर जनता जवाब नहीं देगी। जनता जवाब देने के लिए उतर चुकी है। अब एक विवशता होती है, ऐसा नहीं है कि हम किस पूरे विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं, नहीं। अगर विपक्ष ये डिसीजन ले ले कि हम ईवीएम के बिना चुनाव में नहीं जाएंगे, तो संभव है कि बीजेपी अपना ऐसे फर्जी विपक्ष खड़ा करके चुनाव लड़ ले
और उसके बाद में विपक्ष का चेहरा ही खत्म जो जगह है वही खत्म हो जाए, उसका भी अपहरण हो जाए। तो ऐसे में विपक्ष के लिए संसदीय चुनाव से जुड़े रहते हुए विरोध के रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं, ये उनकी मजबूरी है। तो ऐसे इसी समय में जनता का और नागरिक समाज का सामने आना जरूरी होता है, और वो हो रहा है। इसी तरीके से और भी दूसरे जो मसले हैं, जैसे मणिपुर में आप उदाहरण देखिए, मणिपुर में ऐसा हुआ कि जैसे जो चाहेंगे वो कर लेंगे, और हुआ भी, किया भी गया। एक एक साथ हम देख रहे हैं 100-100 लाशें जमीन में गाड़ी जा रही हैं कई महीनों बाद, तो वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या मणिपुर में की आवाज उठी नहीं? क्या उठी? राहुल गांधी वहां पर वाहक हो गए। राहुल गांधी को जनता ने शक्ति दी ताकि वो देश का मुद्दा बना। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा ही सही लेकिन बोलना पड़ा। तो कभी राहुल गांधी माध्यम बन जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर्स माध्यम बन जाते हैं। असंतोष का प्रकटीकरण तो होता ही है। तो ये सामंजस्य जो है, विपक्ष इसी का नाम होता है। एक सारे सवाल विपक्ष से कर लिए जाते हैं कि विपक्ष में ये गठबंधन नहीं हो रहा है, वो गठबंधन नहीं हो रहा है, ये एकजुट नहीं है, ये एकजुट नहीं है तो लड़ेगा कैसे, मोदी को टक्कर देगा कैसे। मैंने इसका जवाब वहीं से शुरुआत की थी कि मोदी को टक्कर देने के लिए कोई पार्टी और उसका प्रमुख और कोई चेहरा नहीं, जनता आएगी, जनता। क्योंकि मोदी को शक्तिशाली बनाने वाली भी जनता है, तो उसकी शक्ति को कमजोर करने वाली भी जनता ही है। ये बात मैं नटसेल में कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, शक्तिशाली बनाने वाली भी जनता है और कुर्सी से उतारने वाली भी जनता है। 10 साल प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, लेकिन 2014 में कांग्रेस को हार मिली थी और उसके बाद पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर विराजमान है। तो जनता चाहे जिसको उसको कुर्सी पर बैठा दे, चाहे जिसको उसको कुर्सी से उतार दे। लेकिन अब जनता को भी भरोसा नहीं है कि वो चाहे उतारना तो उतार सकती है कि नहीं, क्योंकि सामने एक पहाड़ के जैसी एक वस्तु है और उसका नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसकी चर्चा खूब हो रही है और इसको लेकर आंदोलन अब धीरे धीरे मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हम इसलिए बार बार करते हैं क्योंकि वहीं से इस लोकतंत्र की मजबूती को हम भांप पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए भी ईवीएम की चर्चा ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा क्या ईवीएम की बात अगर सामने आए तो दूसरी चर्चा न की जाए? ज़रूरी है। जो तैयारियां हैं उसकी ज़रूरत है। आप लोगों के बीच पहुंचेंगे तभी तो लोग आपको अपना नेता मानेंगे और आपको वोट देंगे। इसीलिए लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब मणिपुर से मुंबई तक, जिसमें अब 15 राज्य हैं, 14 नहीं बल्कि 15 राज्य। उधर शर्मिला जो हैं वो वाईएसआर की बेटी, वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हैं। ये एक छोटी मोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। और उस घटना को देखा जाए और फिर उत्तर भारत आया जाए तो कितनी मजबूती के साथ एक चुनौती पेश करती हुई, चैलेंज देती हुई कांग्रेस दिखाई देती है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, ये दोनों घटनाएं